दूसरी सुबह मैं किसी का इंतजार किए बगैर उस छोटी सी झील की जानिब चल पड़ा जो पिछले दिन देख चुका था। जब मैं झील के नजदीक पहुंचा तो तकरीबन 9 बज रहे थे और हैरत की बात यह थी कि वो लड़की झील में तैराकी कर रही थी। गालिबन ये काम भी उसके रोजाना के मामूलात में से एक था। उसने जो लिबास उस वक्त पहना हुआ था वो तैराकी के लिए मौजूद था। उसका लिबास भी मेरे लिए हैरत का सबब था। मैं झील के किनारे जा खड़ा हुआ। वो पानी में किसी मछली की मानंद तैर रही थी। यकबार की उसने सर उभार कर मुझे देखा तो उसके हलक से एक चीख सी निकल गई और फिर वो तैरना भूलकर मुझे देखने लगी। मैं खामोशी से हाथ बांधे खड़ा मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता रहा। दफतन वो तीर की तरह किनारे की तरफ आई और गुस्सीले अंदाज में मेरी शक्ल देखने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा तुमसे मुलाकात करने। बोली मगर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैंने कहा क्यों, कोई गलती हो गई है मुझसे? वो बोली नहीं, मैं अजनबियों से बेतकल्लुफी की कायल नहीं हूँ। मैंने निहायत मासूमियत से अफसरदा लहजे में कहा लेकिन मैं सारी रात तुम्हें ख्वाब में देखता रहा हूँ। बोली क्यों देखते रहे हो, पागल हो तुम? मैंने कहा हाँ शायद था, नहीं हो गया हूँ। बोली ओ हिमाकत की बातें मत करो, क्यों मुसीबत का शिकार हो रहे हो? मैं कहती हूँ मुज़ैल को अगर ये बात मालूम हो गई तो जानते हो तुम्हारा क्या हशर होगा। मैंने कहा जो भी हो मुझे उसकी परवाह नहीं। वो बोली लेकिन मुझे मुज़ैल के आदमियों से नफरत है, मेरा बाप भी उनसे नफरत करता है, समझे? अब तुम इसके बदले में हम दोनों को चाहे मौत के घाट उतार दो, लेकिन मैंने हकीकत कही है। हालांकि मेरा बाप कहता है कि मुझे सच से गुरेज करना चाहिए, लेकिन तुम खुद सोचो मैं सच से गुरेज कैसे कर सकती हूँ? मैंने कहा क्या तुम्हारा बाप मुज़ैल के आदमियों को पहचानता है? वो बोली हाँ क्यों नहीं, वो विच डॉक्टर है। मैंने कहा तो फिर मुझे उसके पास ले चलो। अगर वो ये कह दे कि मैं मुज़ैल का आदमी हूँ तो फिर तुम लोग मेरे साथ जो दिल चाहे सुलूक कर सकते हो। लड़की मेरी इस पेशकश पर थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली अगर तुम मुज़ैल के आदमी नहीं हो तो फिर अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो? मैंने कहा ये बात तुम्हारे बाबा ही को बताऊंगा। वो बोली तो चलो फिर, मगर ठहरो, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? मैंने कहा नहीं, तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले सकती हो। वो बोली नहीं, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी, आओ मेरे साथ। वो मुझे एक रास्ते पर ले चली जो दरख्तों के दरमियान से होकर गुजरता था। दूर से देखने पर ये दरख्त बिल्कुल आपस में जुड़े हुए महसूस होते थे और ये अंदाजा होता था कि उनके दरमियान से गुजरने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन नीचे ही नीचे काफी जगह थी। ऊपर दरख्तों की शाखों ने आपस में गुथ कर छत किसी शक्ल इख्तियार कर ली थी। हम उस दरख्तों की सुरंग से गुजरते हुए काफी दूर निकल आए। इस सफर का इख्तिताम एक ऐसे झोंपड़े पर हुआ था जो जमीन से सिर्फ 4 फुट ऊंचा था। लेकिन जब हम उस झोंपड़े के दरवाजे से गुजर कर अंदर पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो अंदर से गहरा है और इस तरह उसकी छत काफी बुलंद हो जाती थी। उस हैरत अंगेज जगह पहुंचकर मैंने हैरानी से इधर उधर देखा और लड़की ने एक और गहरे सुराख की तरफ इशारा किया जो यकीनन किसी पथरीले गार का दहाना था। गोया ये झोंपड़ा तह दर तह था। मैं उससे अंदर दाखिल हुआ और एक बड़े वसीओ अरीज हॉल नुमा गार में पहुंच गया, जहां मैंने एक शख्स को देखा और उसे देखकर मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। हालांकि लड़की ने कहा कि उसका बाप विच डॉक्टर है, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा उस शख्स को देखूंगा जिसे मैं बस्ती में देख चुका था, यानी वो जो गले में सांप डाले हुए था और जिसने एक बूढ़ी औरत के बच्चे को ठोकर मार कर जिंदगी बख्श दी थी। विच डॉक्टर ने तेज निगाहों से मुझे देखा और फिर लड़की की तरफ देखने लगा। फिर उसने अंग्रेजी जबान में पूछा क्या बात है ऐना, तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? लड़की ने कहा तुम इसके सामने अंग्रेजी बोल रहे हो बाबा, जबकि ये खुद भी अंग्रेजी जबान से अच्छी तरह वाकिफ है। बूढ़ा चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब पहुंच गया। उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और चंद लम्हात इसी तरह मुझे टटोलता रहा जैसे अंधा हो। उसके बाद वो पीछे हट गया और मुतहय्यराना अंदाज में बोला कौन हो तुम? मैंने कहा ऐना को मैं अपना नाम बता चुका हूँ, मेरा नाम एली है। वो बोला लेकिन इससे पहले तो तुम्हें बोनिका में नहीं देखा गया। मैंने कहा हाँ, इससे पहले मुझे बोनिका में नहीं देखा गया। वो बोला कौन हो, अपने बारे में तफसील बताओ वरना मुसीबत का शिकार हो जाओगे। मैंने कहा ऐना ने मुझसे कहा है मिस्टर होंदू कि तुम मुज़ैल से नफरत करते हो। मेरी बात पर ऐना खौफजदा होकर दीवार से जा लगी। बूढ़ा ऐना को घूरने लगा, फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा ये बेवकूफ़ है, अपने जज्बात का इजहार सरेआम कर देती है। लेकिन नौजवान दोस्त, हम सब तो मुज़ैल के गुलाम हैं। अगर ये लड़की अपनी मासूमियत में ऐसी अहमकाना बात करती है तो भला इसकी क्या हैसियत है या क्या अहमियत हो सकती है? मैंने कहा काश इस बात में हकीकत होती। वो बोला क्या मतलब? मैंने कहा काश तुम मुज़ैल के दुश्मन होते। वो बोला तो फिर इससे क्या होता? मैंने कहा मेरे और तुम्हारे दरमियान इश्तराक हो जाता और हम दोनों मिलकर वो करते जो बोनिका के बाशिंदों ने कभी सोचा भी नहीं था। बूढ़ा बोला अगर तुम मुज़ैल के आदमी नहीं हो तो मुझे अपनी असलियत बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से ताल्लुक रखते हो? मैंने कहा और उसके बाद तुम मुझे कत्ल कर दोगे। क्यों? बूढ़े ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। उसके लहजे में एक अजीब सी सख्ती थी। मैं दिलचस्पी से उसे देखने लगा। फिर मैंने कहा पहले मेरे सवालात का जवाब दो मिस्टर होंदू,
उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। वो बोला, देखो अगर तुम ये समझते हो कि धोखे से मुझसे गुफ्तगू करके यहाँ से जिंदा निकल जाओगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ तुम तन तनहा हो और मोज़ेल को कभी पता नहीं चल सकेगा कि इस झोंपड़े में किसी का कत्ल हुआ और उसे दफन कर दिया गया। ये सांप देख रहे हो, बूढ़े ने कहा और दफतन सांप को अपने बदन से खोल कर नीचे फेंक दिया। मैं चौंक पड़ा। मैंने जल्दी से सांप की जद से बचने के लिए अपनी जगह छोड़ दी, लेकिन सांप मेरी तरफ आने के बजाय दरवाजे की तरफ चल पड़ा था और फिर दरवाजे पर पहुंचकर उस तरह फुनकार कर खड़ा हो गया जैसे अब किसी को दरवाजे से गुजरने नहीं देगा। बूढ़े के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बोला, ये तुम्हें यहाँ से जाने से रोकेगा और तुम्हारी किसी भी गलत हरकत पर मेरी मदद करेगा। मैंने कहा, मिस्टर होंदू, आप यकीन कर लें कि मैं मोज़ेल का आदमी नहीं हूँ। वो बोला, तो फिर कौन हूँ? मैंने कहा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं उसके दुश्मनों में से हूँ तो? वो बोला, मोज़ेल के आदमियों में से किसी को ये कहने की जुर्रत नहीं होती। तुम जानते हो ये कहने वाले का अंजाम क्या हो सकता है? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए कि मैं बोनिका में अजनबी हूँ। बूढ़ा खामोशी से मेरी आंखों में देखता रहा और तकरीबन 2 या 3 मिनट उसी तरह गुजर गए। उसने एक बार भी पलकें नहीं झपकाई थी और मेरी आंखें भी न जाने क्यों उसकी आंखों से जा मिली थी। थोड़ी देर के बाद उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने मुताज्जिबाना अंदाज में कहा, अगर तुम मोज़ेल के आदमी नहीं हो तो फिर कौन हो? बैठो, आओ जरा मुतमईन होकर बैठ जाओ। ये सांप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और ये बात भी सुन लो कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें जिंदगी की जमानत देता हूँ और मैं झूठा इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा, अपने बारे में बताने से पहले मैं तुमसे चंद सवालात जरूर करूंगा होंदू। वो बोला, चलो पूछो जिद्दी आदमी, क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा, तुम कौन हो? वो बोला, विच डॉक्टर हूँ, बोनिका का। मैंने कहा, वो तो हो, लेकिन ऐना मकामी लड़की नहीं है। वो बोला, हाँ, ये अपनी माँ की बेटी है। मैंने हैरत से कहा, क्या मतलब हुआ तुम्हारी इस बात का? वो बोला, सुनो नौजवान, अगर सुनना ही चाहते हो तो तफसील से सुनो। मेरा नाम होंदू ही है। बचपन में अफ्रीका के किसी कबीले में रहता था, कहाँ मुझे याद नहीं। अगवा कर लिया गया और गुलामों के सफ़ेद फार्म सौदागर मुझे यहाँ से ले गए। उसके बाद मैं मुख्तलिफ हाथों में परवरिश पाता रहा। जवान हुआ तो एक नेक और मेहरबान आदमी के घर में था जिसने मरते हुए मुझे उस घर की जिम्मेदारी सौंप दी थी। मैं बहुस्न खूबी अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करता रहा, लेकिन ऐना की माँ कैथराइन मुझसे मोहब्बत करने लगी। वो एक हसीन लड़की थी, जबकि मैं अफ्रीका की रिवायती शक्ल सूरत का मालिक था। लेकिन वो मुझसे इस तरह मुतासिर हुई थी कि खुद ही मेरे सामने इजहार मोहब्बत कर बैठी। उसने रो रो कर मुझसे कहा कि अगर मैंने उसे अपनी जिंदगी में शामिल न किया तो वो खुदकुशी कर लेगी। मुझ पर उस शख्स के बड़े एहसानात थे और फिर कैथराइन भी बहुत अच्छी लड़की थी। चुनांचे मैंने उससे शादी कर ली और ईसाई मजहब कबूल कर लिया। हमारी जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। फिर ऐना पैदा हो गई। इसकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद मैं एक ऐसे शख्स के जाल में फंस गया जो बेहद खतरनाक था। उसका नाम स्टीफन ब्राकोटा था, एक जराइम पेशा जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा जराइम पेशा बन गया। उसने इस तरह मेरे साथ मेहरबानियां की थीं कि मैं अजीब व गरीब हालात का शिकार होकर रह गया। ब्राकोटा ने मुझे एक मखसूस शोबे से मुतारिफ करवाया। वो खुद एक बहुत बड़ा डॉक्टर और कीमियादान है, जड़ी बूटियों से तरह तरह के इलाज करता है। उसने ये शोबा मेरे सुपुर्द कर दिया और मैं उसके साथ काम करने लगा। वो तो अजीब व गरीब इंसान था। जड़ी बूटियों की मदद से वो मनशियात कशीद किया करता था और मनशियात का ये कारोबार अजीम पैमाने पर फैला रहा था। लेकिन उसके साथ ही कत्लो गारतगरी और दहशतगर्दी भी उसका पेशा था। मैं बहर तौर उसके साथ मुंसलिक रहा और गर्दन तक जराइम की उस दलदल में गर्क हो गया। इसी दौरान कैथराइन मुझसे जुदा हो गई, उसका इंतकाल हो गया। मुझ पर ऐना की परवरिश की जिम्मेदारी भी आ पड़ी थी। फिर स्टीफन ब्राकोटा के साथ मुझे भी अफ्रीका के इस हिस्से में आना पड़ा। मैं उसके लिए हर वो काम करता था जिसका वो ख्वाहिशमंद होता। चुनाचे यहाँ आकर उसने मुझे विच डॉक्टर बना दिया। अफ्रीकी ज़बान में अच्छी तरह जानता था, चुनाचे मैं इन लोगों में घुल मिल गया और अब तवील अरसे से मैं यहाँ विच डॉक्टर की हैसियत से रह रहा हूँ। लेकिन मेरा दिल उससे नहीं मिलता। मैं कैदी हूँ, एक बेबस कैदी जिसे ब्राकोटा की मर्जी पर चलना होता है, और अगर मैं उसकी मर्जी पर चलने से इनकार कर दूं तो मेरी बेटी ऐना को मुझसे जुदा कर दिया जाएगा। इसकी धमकियां स्टीफन ब्राकोटा कई बार मुझे दे चुका है। बस ये है मेरी मुख्तसर सी दास्तान, और इसीलिए ऐना भी उससे नफरत करती है, जिसे मोज़ेल कहा जाता है। मकामी लोग उसे मोज़ेल के नाम से पुकारते हैं। मेरी कहानी तुमने सुन ली नौजवान, लेकिन मेरे दिल के इस्तराब का शायद तुम्हें अंदाजा न हो। अगर तुमने अपने बारे में नहीं बताया तो यकीन करो मैं इंसान से जानवर बन जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं डियर होंदू, तुम्हें जानवर बनने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी कहानी पर पूरी तरह यकीन कर लिया है और मैं तुम्हें अपने बारे में वो सब कुछ बता दूंगा जो शायद कोई मुझसे कभी नहीं पूछ सकता, खा वो मेरे बदन की पूरी खाल उतार फेंकता। होंदू हैरत से मुझे देखने लगा। फिर उसने कहा, तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? मैंने कहा, स्टीफन ब्राकोटा का बदतरीन दुश्मन और उसकी हलाकत के लिए यहाँ आने वाला। होंदू के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए।
दफतन उसने जमीन को उंगली से 3 बार खटखटाया। मैं इसका मतलब न समझ सका, लेकिन फिर फौरन ही मेरी समझ में सब कुछ आ गया। दरवाजे पर चौकीदार की तरह मुस्तैद सांप फन डालकर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ आया और होंदू के करीब पहुंच गया। होंदू ने उसे हस्ब साबिक अपने बदन से लपेट लिया। चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद उसने कहा, जो कुछ तुमने कहा है वो इंतहाई हैरत अंगेज और खौफनाक है, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि मेरे लिए भी इंतहाई खौफनाक। मैंने बेखौफी से कहा, मैं जानता हूँ, मैंने जो कुछ कहा है खूब सोच समझ कर कहा है। वो बोला, क्या नाम बताया तुमने अपना डियर? मैंने मुख्तसरन कहा, एली। वो बोला, तो डियर एली, तुम स्टीफन ब्राकोडा के दुश्मन क्यों हो? मैंने कहा, तफसील ही बताना मकसूद है तो फिर तुमसे कोई बात क्यों छुपाई जाए? लाइन ऑफ क्रूजल का नाम तो सुना है। वो बोला, तो तुम्हारा ताल्लुक लाइन ऑफ क्रूजल से है? मैंने कहा, हाँ, मैं अरबों के मफाद में लाइन ऑफ क्रूजल ही के लिए काम कर रहा हूँ, और ये बात हमारे इल्म में आ चुकी है कि स्टीफन ब्राकोडा लाइन ऑफ क्रूजल पर हमले के लिए कबीलों को जमा कर रहा है। हमें उसकी इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए मखसूस किया गया है। वो बोला, हमें से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने कहा, हमें से मेरी मुराद तकरीबन 90 अफराद से है जो यहाँ मुसल्लह मौजूद हैं। होंदू ने सवाल किया, ओ वो किस तरह? और मैं होंदू को तफसीलात बताने लगा। होंदू अगर ये समझता था कि मैं यहाँ तन्हा हूँ और वो मुझे हलाक कर देगा, तो मुझे भी अपने खुदा पर एतमाद था कि अगर होंदू मेरे लिए खतरनाक निकला तो मैं उसे उस सांप समेत हलाक कर सकता हूँ। लेकिन उस वक्त अंदर से ये आवाज़ उभर रही थी कि होंदू गलत इंसान नहीं है और उसे अपने साथ शामिल करना मेरे लिए नेक फाल साबित होगा। मुझसे तफसील सुनने के बाद होंदू देर तक गर्दन झुकाए खामोश बैठ रहा। उसके चेहरे पर कशमकश के आसार नजर आ रहे थे। जब ये खामोशी तवील हो गई तो मैंने खुद ही उससे सवाल किया, किस सोच में डूब गए हो होंदू? वो बोला, बड़ी उलझन में डाल दिया है तुमने मुझे मिस्टर अली। सोच रहा हूँ कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। आया स्टीफन ब्राकोडा को तुम्हारे बारे में इत्तला देकर उसकी निगाहों में इज्जत और एतमाद हासिल करूं, या जिंदगी के इस भयानक रास्ते की जानिब तुम्हारे साथ कदम बढ़ा दूं जो मौत का रास्ता भी साबित हो सकता है? यकीन करो नौजवान दोस्त, मुझे अपनी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन कैथराइन जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द कर गई है मैं उसे बहुस्न खूबी पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी को बेहतर मुस्तकबिल की जानिब गामजन देखना चाहता हूँ। ऐना मेरी जिंदगी का अव्वल और आखिर है, और अगर मैं इसे एक हसीन जिंदगी देने में कामयाब हो गया तो समझूंगा कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैंने कहा, लेकिन होंदू, तुम अच्छी तरह जानते हो कि स्टीफन ब्राकोडा के चक्कर में फंसने के बाद तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जिस जहन्नम में डाल दिया गया है उस जहन्नम से निकलना आसान काम नहीं होगा। स्टीफन ब्राकोडा जब तक जिंदा रहेगा तुम्हें अपने जाल में फांसे रखेगा। इस किस्म के मुजरिमों के बारे में कम से कम तुम्हें इस बात का अंदाजा भी होगा कि जब ये किसी को अपना मुकम्मल राजदार बना लेते हैं तो फिर उसकी जिंदगी में उसका पीछा नहीं छोड़ते। क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता होंदू कि तुम स्टीफन ब्राकोडा से निजात हासिल करने की कोशिश करो? होंदू बेबसी के अंदाज में हंसा, बोला, मैं? क्या ये मेरे लिए मुमकिन है कि मैं स्टीफन ब्राकोडा से निजात हासिल कर सकूं? मैंने कहा, हाँ मुमकिन है। मकसद के हुसूल के लिए मेहनत और हिम्मत की जरूरत होती है। दुनिया के किसी भी इंसान को तुमने उस वक्त तक कामयाबी की तरफ सफर करते देखा है जब तक वो उसके लिए जिंदगी की बाजी न लगा दे। होंदू पर ख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने कहा, मैं खुद भी इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं जुर्म की दुनिया का इंसान नहीं हूँ। जड़ी बूटियों की शनाख्त में मुझे काफ़ी महारत हासिल हो चुकी है। और नौजवान, तुम यकीन करो कि जड़ी बूटियाँ अपने अंदर हैरत अंगेज असर रखती हैं। इनका इल्म बड़ा दिलचस्प और अनोखा है। मैं इस सिलसिले में स्टीफन ब्राकोडा को बहुत बड़ा आदमी समझता हूँ कि जड़ी बूटियों की शनाख्त में वो अपना सानी नहीं रखता, और उसी की बुनियाद पर उसने बहुत से काम किए हैं। इसके अलावा उसने ऐसे लोगों को अपने जाल में फांसा हुआ है जो बेहतरीन किस्म के साइंसदान हैं। वो उसके लिए काम करते हैं। तुम खुद सोचो कि अफ्रीका के ये नीम वैशी कबाइल, बल्कि वैशी कबाइल जिनमें बेशुमार ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में जंगलों और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं देखा। जंगली जानवरों का शिकार करना और खुद उनका शिकार होना ही इनकी जिंदगी का मामूल रहा है। अगर इनके सामने ऐसे अजूबे पेश कर दिए जाएं जो शायद बोनिका में देख चुके हो, तो क्या वो उन अजूबों के ज़ेरे असर नहीं आ जाएंगे? हाँ, वो उन अजूबों के तहत दुनिया का हर काम कर सकते हैं। कुर्बानी की रस्म उन लोगों के लिए बड़ी अहमियत रखती है और बहता हुआ खून उनकी जिंदगी में बड़ी नुमायां कदरें रखता है। चुनांचे स्टीफन ब्राकोडा ने यहाँ कुर्बानी की रस्म भी राइज कर रखी है और उन लोगों को वो बुत के सामने चबूतरे पर कुर्बान कर देता है जो किसी भी तरह उसकी मर्जी के खिलाफ चलने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कुर्बानी के लिए बेहतरीन तसव्वुर किए जाते हैं। बाहर तौर एली, अगर तुम अपने तौर पर यह कार्रवाई करना चाहते हो तो मुझे भी अपना शरीक समझो। मैं तुम्हारी इस जद्दोजहद में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। एक बेबस और तन्हा इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता,
लेकिन अगर तुम अपने साथ एक माकूल तादाद जाननिसारों की रखते हो और मुनज़्ज़म तरीके पर काम करना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता। तुम होंदू को अपना साथी समझो और सुनो। जो कुछ मैं कह रहा हूँ पूरे खुलूस से कह रहा हूँ, इस पर शक न करना वरना मुझे दुख होगा। मैंने कहा, नहीं होंदू, मैंने भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम राज से सिर्फ इसलिए आगाह किया है कि मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि तुम मेरे लिए एक अच्छे इंसान साबित होगे। वो बोला, छोड़ो अब इन बातों को, हमारे दरमियान इब्तिदाई गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी है। ये बताओ, यहाँ आने के बाद अब तक तुमने जो जायज़ा लिया उसमें अपने लिए रास्ता बनाने की क्या गुंजाइश निकाली है? मैंने कहा, अभी तक तो कुछ नहीं होंदू, मैं सिर्फ जायज़ा ही ले रहा हूँ और जायज़ा लेते हुए ही तुम तक पहुँचा हूँ। वो बोला, तुम्हारे पास तकरीबन 90 अफराद हैं और तुम कहते हो ये मुसल्लह हैं। हालांकि मुसल्लह लोगों की आमद पर यहाँ ख़ास तौर से निगाह रखी जाती है। अफ्रीकी कबाइल अपने रिवायती हथियार लेकर तो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जबकि स्टीफन ब्राकोडा के पास बेहतरीन आतिशी हथियारों के ज़खायर मौजूद हैं। मैंने होंदू को बताया कि हम हथियारों को किसी तरह नई शक्ल देकर यहाँ तक लाए हैं। होंदू ने दिलचस्पी से आंखें फाड़ते हुए कहा, वाह, मैं तो इन हथियारों को देखने का इश्तियाक अपने दिल में पा रहा हूँ। मैंने कहा, अभी इन बातों को छोड़ो होंदू, मुझे ये बताओ कि स्टीफन ब्राकोडा ने जो सोने का बुत तैयार किया है वो क्या हैसियत रखता है? होंदू ने कहा, वो सोने का बुत नहीं है बल्कि एक मखसूस किस्म की धात से बनाया गया है जिसका ऊपरी हिस्सा भूरे पत्थर का बना हुआ महसूस होता है, लेकिन उस धात के नीचे स्टीफन ब्राकोडा ने इंतहाई महारत से ये इंतजामात कर रखे हैं कि वो अंदर से रोशन हो जाए। बहुत से जनरेटर यहाँ ज़ेरे ज़मीन नस्ब किए गए हैं जिनसे बिजली सप्लाई होती है। इसके साथ साथ ही आतिशबाजी के जरिए रंगीन फूलों का इंतजाम किया गया है जो बुत के हाथ बखेरते हैं, और वो अगर कभी बरहमी और गुस्से का इजहार करता है तो उसके हाथों से शुआएं निकलती हुई महसूस होती हैं। इसके लिए हाथ की उंगलियों के खला में टॉर्चें नस्ब हैं जो ऑन होने के बाद मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां खारिज करती हैं। जदीद दुनिया के लिए तो ये शुबदेबाजी कोई हकीकत नहीं रखती, लेकिन अफ्रीका के वैशी और तवहम परस्त कबाइल इसे बड़ी अहमियत देते हैं। मैंने कहा, अच्छा, अब एक अहम सवाल मिस्टर होंदू। उसने कहा, हाँ हाँ पूछो, अब किसी भी सिलसिले में कोई तरद्दुद न करो, जो कुछ मुझे मालूम है मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, स्टीफन ब्राकोडा कहाँ रहता है? होंदू ने कहा, पहाड़ों में। तुमने मशरकी हिस्से में पहाड़ों का एक सिलसिला देखा होगा, वो स्टीफन ब्राकोडा का मस्कन है और उसी के नीचे उसका तमाम कारखाना हयात है। वहीं पर उसने मशीनें नस्ब कर रखी हैं, और मैं तुम्हें सबसे अहम बात जो बताने वाला हूँ वो ये है कि स्टीफन ब्राकोडा ने ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के जाल बिछा रखे हैं। सुरंगों के ये जाल मेरे देखे हुए हैं और उनके उन पॉइंट्स के बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ जहाँ से दाखिली रास्ते हैं। मैंने कहा, वो पॉइंट कहाँ कहाँ हैं? उसने कहा, ठहरो, मैं तुम्हें ज़मीन पर नक्शा बनाकर बताता हूँ। फिर वो एक छोटी सी लकड़ी से ज़मीन पर लकीरें खींच कर मुझे बोनिका के गिरदोनिवाह के बारे में तफसील बताने लगा, और उसने मुझे वो जगह भी अच्छी तरह ज़हन नशीन करा दी जहाँ सुरंगों के रास्ते निकलते थे। होंदू ने कहा, स्टीफन ब्राकोडा की अपनी रिहाइश गाह के अकब में एक बड़ा सा चटियल मैदान है। ऊपर से देखने पर वो बिल्कुल घास का मैदान मालूम होता है। उस हिस्से में जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, बस यूं समझो वहीं स्टीफन ब्राकोडा की मुस्तकिल रिहाइश गाह है। सुरंगों के उस जाल में दाखिल होने के बाद तुम बहुत से ऐसे मकामात पर पहुंच जाओगे जो स्टीफन ब्राकोडा के नज़दीक बहुत अहम हैं। एक सुरंग उस बुत के निचले हिस्से तक भी जाती है और उसके कदमों में जाकर ख़त्म हो जाती है। बुत के अंदर से गुजर कर ऊपर जाने का रास्ता है और उसके आखिरी सिरे तक पहुंचकर बुत की आंखों तक जा सकते हो, और उन आंखों से तुम बोनिका के अतराफ में फैले हुए दूर दूर तक के मनाजिर देख सकते हो। बुत के कदमों के नीचे जो छोटा सा गार है और जहां से अंदर जाने का रास्ता है, वहीं वो जनरेटर नस्ब है जो बुत को रोशन करते हैं, और वहीं से वो आवाज़ें भी नशर की जाती हैं जो बोनिका वालों के लिए देवता की आवाज़ें हैं। वहां तक पहुंचने का रास्ता एक गार से गुजरता है और उस गार के आसपास बहुत ज्यादा पहरा नहीं होता। दरअसल स्टीफन ब्राकोडा को अपनी ज़ेरे ज़मीन दुनिया पर बड़ा नाज है और उसका ख्याल है कि वहां तक किसी इंसान की रसाई नामुमकिन है। मैंने कहा, खूब, अच्छा, अब एक सवाल और, इन सुरंगों में अगर किसी अजनबी शख्स को देख लिया जाए तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? होंदू ने कहा, उसे हलाक कर दिया जाता है क्योंकि अजनबियों को वहां जाने की इजाज़त नहीं। मैंने कहा, सुरंगों के जो पॉइंट्स हैं वहां पहरा रहता है? उसने कहा, बाज़ जगह रहता है, बाज़ जगह नहीं भी रहता। मैंने कहा ना कि वो सुरंगों के इस निज़ाम से बेहद मुतमईन है और अंदरूनी रास्तों पर उसे किसी बैरूनी आदमी के आने का ख़तरा नहीं रहता। अपनी दानिश्त में वो यहाँ इंतहाई महफूज है और उसने बड़े गौर खौस के बाद इस इलाके का इंतखाब किया है। मकामी कबीले का सरदार एक बेज़रर सा आदमी है और वो स्टीफन ब्राकोडा का ममनून है, जिसकी बिना पर वो कभी उसके खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। फिर हर किसी के यहाँ आने जाने पर निगाह रखी जाती है। इसी तरह बैरूनी रास्तों पर भी पूरी तवज्जो मबजूल है।
मैंने पूछा, तुम यहाँ अकेले विच डॉक्टर हो होंदू? उसने कहा, नहीं नहीं, बेशुमार अफराद मेरी ही शक्ल और मेरे ही हुलिये के कबीले में गश्त करते फिरते हैं और ज़रूरतमंदों की हाजत पूरी करते हैं। मैंने पूछा, उनकी तादाद कितनी होगी? उसने कहा, मेरे ख्याल में तकरीबन 27। मैंने कहा, अच्छा, क्या विच डॉक्टर अगर सुरंगों में दाखिल हो जाए तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होती? उसने कहा, नहीं होती। ये वो बात थी जो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। और मेरे ख्याल में अगर तुम विच डॉक्टर की हैसियत से आवारा गर्दी करते हुए किसी सुरंग की जानिब निकल जाओ और उसमें दाखिल हो जाओ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरा पेश नहीं आ सकता। दरअसल विच डॉक्टर को पूरे गौर खौज और छानबीन के बाद मुंतखब किया जाता है और उन्हें निहायत काबिल एतमाद समझा जाता है। मैंने कहा, विच डॉक्टरों का हुलिया यही होता है जो तुम्हारा है? उसने कहा, हाँ, उनके लिए ये हुलिया ज़रूरी है, लेकिन तुम इसके लिए फिक्रमंद हो। अगर तुम विच डॉक्टर का भेस भरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, मुर्दा सांप मेरे पास मौजूद है। एक ऐसा सांप जो देखने में बिल्कुल असली मालूम हो, लेकिन दरहकीकत उसकी खाल के अंदर सब्ज रंग की पत्तियां भर दी गई हों और वो असल सांप महसूस होता है। तुम चाहो तो जरा सी कोशिश से उसे जुम्बिश भी दे सकते हो कि दूसरों को उसके बारे में शुबा ना हो। मैंने कहा, क्या ये कार्रवाई तुमने किसी खास ख्याल के तहत की थी? वो बोला, नहीं, हरगिज नहीं, बस ये मेरा शौक था जो इस वक्त मेरे लिए कारआमद साबित होगा। मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर विच डॉक्टर बना दूंगा, लेकिन 28वें विच डॉक्टर की मौजूदगी जरा तशवीशनाक हो सकती है। मैंने कहा, उसके लिए तुम फिक्र मत करो होंदू, अगर तुम मेरा यह काम कर सकते हो तो मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि अव्वलीन फुर्सत में ये काम करो। होंदू ने कहा, मैं हाजिर हूँ। मेरे जहन में बहुत से खदशात सर उभारने लगे थे। पूरी तरह गौर करने के बाद मैंने होंदू से कहा कि अगर वो मुझे एक दिन की इजाज़त दे दे तो मैं अपने साथियों में वापस जाकर उन्हें अपनी तरफ से होशियार कर दूं। होंदू ने कहा, कोई हर्ज नहीं, वापस तुम्हें इसी जगह आना है, जरा ख्याल रखना कि यहाँ आते हुए किसी की नज़र में ना हो। मैंने कहा, ठीक है होंदू, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अब मैं चलता हूँ। होंदू ने कहा, ऐना तुम्हें तुम्हारे कबीले तक छोड़ाएगी। फिर उसने ऐना को इशारा किया। वापसी में ऐना मुस्कुरा रही थी। उसने दिलचस्प अंदाज में कहा, तुम तो बहुत तेज निकले मिस्टर अली, तुमने तो मेरे बाप को ही कब्जे में ले लिया। मैंने कहा, ऐना, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। उसने अजीब से अंदाज में मुझे देखते हुए कहा, मैं इसकी कोई खास जरूरत भी महसूस नहीं करती। थोड़ी देर के सफर के बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां से मेरा पड़ाव करीब था। बाकी रास्ता हमने खामोशी से ही तय किया था। ऐना ने एक समत इशारा करते हुए कहा, वो सामने तुम्हारा कबीला है, अब मैं वापस चलती हूँ। ऐना वापस चली गई और मैं उसके इस अंदाज पर हंसता हुआ अपने कबीले की जानिब चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।